Am I audible? Yes, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening, everyone. So let us continue. आगे बढ़े. Yes. ओके. सो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक्चुअली डायमेंशन में ही, ठीक है, और डायमेंशन में ही कुछ चीजें करते हैं, ठीक है. तो ये लेट लग रहा है, कोई बात नहीं, तब तक 1-2 मिनट हम लोग थोड़ा बात करते हैं लेटेस्ट, ठीक है. इनफैक्ट देखो ये जो अपना पहला चैप्टर है ना, यूनिट डायमेंशन और एरर, ठीक है, इनका जो मेन रोल है वो ये है कि आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन मेथड्स के बारे में और कैसे डिवीजन आते हैं रिजल्ट्स, उसको हम लोग बेसिकली विजुलाइज कर पाए. तो कुछ कन्वेंशन हमने अडॉप्ट किए हैं, उन कन्वेंशन के बारे में आपको जानकारी देना है. जैसे यूनिट इज ए कन्वेंशन, ठीक है, एंड व्हाई वी रिक्वायर यूनिट. उनमें से कोई बता सकता है व्हाई वी रिक्वायर यूनिट? यूनिट की जरूरत ही क्यों है? अगर हम यूनिट ना डिफाइन करें तो क्या दिक्कत आएगी? बताओ. इफ यू डू नॉट डिफाइन यूनिट, व्हाट प्रॉब्लम इट कैन क्रिएट टू अस? तो में से कोई एक बता सकता है? Sir, we can't measure quantities, and also, sir, it won't be uniform everywhere, the measurement. या वेरी गुड, बहुत बढ़िया. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक आदमी वॉक करके आया और वॉक करने के बाद आज आपको बोले कि भाई आज तो मैं परेशान हो गया, बहुत वॉक कर लिया, ठीक है, तो आप क्या इंप्रेशन लगाओगे? पर्सन कम्स आफ्टर वॉकिंग एंड से अरे आज तो मैं बहुत वॉक कर लिया, आप क्या इंप्रेशन लगाओगे, क्या अपील करोगे? काफी दूर तक चला है. हाँ, अब लेकिन काफी दूर से क्या पता चलेगा आपको? सर कुछ आइडिया नहीं लगेगा कितना. हाँ, क्योंकि वो जो काफी है उसके रेफरेंस में है और उसका रेफरेंस हमको क्लियर नहीं है. वो मान लो डेली 1 किलोमीटर वॉक करता है और आज 2 किलोमीटर कर लिया, तो वो बोलेगा मैं तो काफी वॉक कर लिया. नहीं, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा काफी वॉक कर लिया. हाँ, वही एक दूसरा बंदा है जो Yes. एकदम स्पोर्ट्समैन टाइप है, अच्छा खासा एथलीट है, वो डेली 10 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो वो थोड़ा जल्दी आ गया, वो बोलेगा अरे यार आज तो ढंग से दौड़ नहीं पाया, ठीक है, वो क्या बोलेगा? आज ढंग से दौड़ नहीं पाया. तो सामने वाला सोचेगा क्या पता उसको कितना दौड़ा, ठीक है, वो 10 किलोमीटर दौड़ता था, वो 8 किलोमीटर दौड़ के आ गया, तो वो बोल रहा है कि ढंग से दौड़ नहीं पाया. और ये बंदा जो 1 किलोमीटर वॉक करता था 2 किलोमीटर वॉक कर लिया, तो ये बोल रहा है तुमने बहुत वॉक कर लिया, ठीक है. अभी दोनों के एक्सप्रेशन से हमें पता नहीं चलता, लेकिन अगर यही बंदा अगर ये कहे कि मैं 2 किलोमीटर वॉक किया, तो एग्जैक्टली तुमको आइडिया हो जाएगा ना, तुम्हारे दिमाग में किलोमीटर का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तुम्हारे दिमाग में है, तो तुमको पता चलेगा अच्छा ये इतना वॉक किया. या वो अगर आके बोल दे तुमको कि 8 किलोमीटर में दौड़ा हो, तो तुमको पता चल जाएगा अच्छा ये कितना दौड़ा, ठीक है. ठीक है, खाली ये कहने से कि मैं बहुत ज्यादा दौड़ा या कम दौड़ा, इससे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो अपने कोई किसी के लिए ज्यादा कम अपने फ्रेम में हो सकता है. जो 1 किलोमीटर वॉक करता है उसके लिए 2 किलोमीटर ज्यादा हो गया, और जो 10 किलोमीटर दौड़ता है उसके लिए 8 किलोमीटर कम हो गया, है ना. तो बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी का एक डिफरेंट सेंस चाहते हैं, डिफरेंट अमाउंट चाहते हैं, तो उसके लिए हमको यूनिट डिफाइन करना ही पड़ेगा. इसीलिए यूनिट डिफाइन किया. तुम जानते हो इंडिया में लैंड मेजर करने का एक यूनिट होता है बीघा, जानते हो तुम? हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म बीघा? Yes, बीघा sir. कितने लोगों ने सुन रखा है बीघा? यस सर, सुन रखा. सुन रखा है ना, ठीक है. तुम जानते हो बीघा इज ए यूनिट दैट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस. सुन रखा है ना बीघा? बीघा की वैल्यू जो है ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, पता है तुमको? कहीं ये 1008 स्क्वायर यार्ड होता है, ठीक है, कहीं ये 5000 स्क्वायर यार्ड होता है. जानते हो बीघा के बारे में? बीघा हर एक इलाका का अलग अलग हो सकता है कि नोएडा का बीघा कुछ और हो और जौनपुर का बीघा कुछ और हो. तो बीघा के इस कोई भी यूनिट अच्छा यूनिट तभी माना जाता है जब उसमें स्टैंडर्डाइजेशन हो, जो उसकी वैल्यू हो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हम उसको रिप्रोड्यूस कर सके और उसकी वैल्यू यूनिक, तभी उसको अच्छा यूनिट बोलते हैं, ठीक है. तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं ना, उनको जो हमने डिफाइन किया है ऐसे यूनिट, उनको नेचर के किसी फिनोमेना से अटैच करने की कोशिश की है, ठीक है. इससे फायदा क्या हुआ? नेचर के फिनोमेना से अटैच करने का मतलब ये हो गया, नेचर का जो फिनोमेना है वो यूनिवर्सल है, जो चेंज अपने आप को नहीं करता.
तो कभी भी जैसे आज से 1000 साल बाद, 2000 साल, 20,000 साल बाद भी उनको अगर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो वही रिजल्ट आएगा जो आज। तो यूनिट का कंफ्यूजन ना टाइम के साथ होगा ना किसी पॉइंट के साथ होगा। फंडामेंटल फिनोमेना से उसको रिलेट करने की कोशिश की गई। तुम देखोगे जितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं दे आर बीइंग ट्राइड टू रिलेट टू द फंडामेंटल फिनोमेना जितना कम कर पाए। ठीक है भाई, राइट? हाँ, इसी तरह से हर एक चीज को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तुम अगर देखोगे तो सब यूनिट का जो डिस्क्रिप्शन देखोगे ना, जैसे उनको कैसे डिफाइन किया गया यूनिट्स को, तो तुम देखोगे उनको फंडामेंटल फिनोमेना से डिफाइन करने की कोशिश की गई। ठीक है, नेचर के कुछ फंडामेंटल फिनोमेना, ताकि उनकी वैल्यू इनवेरिएबल रहे। ठीक है, क्योंकि इनवेरिएबिलिटी बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी यूनिट की। अगर मान लो यहाँ का 1 मीटर और कहीं और का 1 मीटर में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया तो फिर उसको हम लोग यूज नहीं करें। इसलिए अगर हम लोग फंडामेंटल फिनोमेना से ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो फिर एक यूनिफॉर्म वैल्यू भी मिलेगी। ठीक है, तो यूनिट में अगर हम लोग बोलते हैं कि क्या क्या ये होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, तो उसको इनवेरिएबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ताकि हम कहीं भी उसको रिप्रोड्यूस करके यूज कर पाए। आ रही बात समझ में? अच्छा, तुम लोग जानते हो क्या हर क्वांटिटी का, ठीक है, हर यूनिट का डायमेंशन जरूरी है क्या? नहीं सर। कौन कौन से ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन नहीं है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, अगर कोई रेशियो है सेम क्वांटिटी का तो ऑब्वियसली उसका डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है ना भाई? और ऑब्वियसली उसका यूनिट भी नहीं होगा। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या यूनिट है? यूनिटलेस। हाँ, तो अब एक बात है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो यूनिटलेस हैं, डायमेंशनलेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्ट्रेन है। जैसे स्ट्रेन, स्ट्रेन जानते हो तो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जैसे, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं which are what? The ratio of same physical quantities, that way they are, since they are ratio of same physical quantities, they are यूनिटलेस। हाँ भाई बताइए, since they are ratio of same physical quantity, they are what? Unitless. Unitless। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज के रेशियो है, इसीलिए वो यूनिटलेस। ठीक है, जैसे म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और एक और म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हैव यू हर्ड अबाउट फ्रिक्शन? यस सर। यस सर। म्यू के बारे में सबको पता है, सारे 11th वाले बच्चों को? 12th वाले मत रिस्पॉन्ड करना। डू एवरीवन नो अबाउट म्यू? सर ऐसे नहीं पता सर, सुना है बस। फिक्स्ड कांस्टेंट होता है। तुम लोगों ने 10th में पढ़ा तो होगा यार, ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं ना थोड़ा। ठीक है, म्यू कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए भी यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो म्यू होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बता सकते हो? सर 1 2 करके, अगर सर 2 रिस्पेक्ट टू 1 है तो ऐसे म्यू है 1 2। चलो एक बार ऐसा करते हैं, मैं चेक करता हूँ किसको किसको म्यू आता है। ठीक है भाई, 11th वाले कौन कौन बच्चों में बताओ, मुझे नाम बताओ अपना। सर इसकी सर अर्नव। ओके, सामया आप किस क्लास में हो? सर 12th। अच्छा, आप 12th में हो। आशीष? आशीष आप भी 12th में हो? आराध्या? आराध्या आप किस क्लास में हो? आराध्या कौशल? सक्षम? तुम तो पता ही है। आसिया? सर 12th में। 12th में हो, ओके। आसिया 12th में है, सक्षम 12th में है, ठीक है। और अभिनव किस क्लास में है? अभिनव या अनुभव? सॉरी, अनुभव। अनुभव 11th में हो ना? सर 12th। सर 12th में। 12th में, अच्छा। और ऋषिक बंसल? सर 11th। 11th में। आप बताइए मुझे,
क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है? Yes, ओके, sir. हाँ, एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दी गई है मुझे. The speed of light is given in a medium. How much? मैं बता रहा हूँ. Speed of light in a medium is given as. अरे भाई, एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट दी गई है इतनी. 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बताइए व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Sir, 1.5. कैसे कहा? Sir, it is speed of light in vacuum per upon speed of light in medium. बिल्कुल सही. और सी की वैल्यू कितनी होती है? वो तीन वेरिएबल है. 10 to the power 8. हाँ, तो ये हो गया 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड देखो, यूनिट सबसे पहले, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है, कैंसिल आउट हो गया. योर आंसर इज 1. अब अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, यूनिट ऑफ म्यू, तो क्या आंसर है? No unit. हाँ. इसी तरह से देयर इज अ टर्म कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. कैसे है? नॉर्मल रिएक्शन क्या है? फोर्स है. और फ्रिक्शन क्या है भाई? फोर्स. हाँ, तो ये क्या हो गया? Sir, ये भी unit फोर्स. less. हाँ, ये कोएफिशिएंट. तो इस तरह देखो, फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी आएगी. इसी तरह से स्ट्रेन एक क्वांटिटी होती है. चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ये क्या होगा? ये क्या होगा? Sir, ये भी unit less होगा strain. यूनिटलेस होगा. यानी देखो, फिजिक्स में हमारे बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी आती है जो एक्चुअली रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, तो वो यूनिटलेस होंगे. और ऑब्वियसली यूनिटलेस हैं तो डायमेंशनलेस तो होंगे ही, नहीं? दे आर Sir? यूनिटलेस. हाँ, हमने 11th में पढ़ा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो क्या Stress स्ट्रेस is- भी डायमेंशनलेस है? लेकिन जानते हो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तब क्या आता है? कांस्टेंट. वो कांस्टेंट क्या होती है? सर याद नहीं आ कांस्टेंट, रही. वो कांस्टेंट होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि मेटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है. यानी वो एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट दो तरह के होते हैं. एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, जिनका कोई यूनिट नहीं होता. ठीक है, और कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं. ठीक है ना? जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं, दे हैव द यूनिट्स. तो स्ट्रेस का यूनिट और स्ट्रेन का यूनिट अलग अलग है. स्ट्रेस इज इक्वल टू y इनटू डेल्टा एल बाय एल होता है. क्या होता है? आपको अगर याद हो, हुक्स लॉ याद हो, तो आपको याद आ रहा होगा. स्ट्रेस इज इक्वल टू y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू क्या? डेल्टा एल बाय एल. ठीक है, सर ओके. और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. तो बताओ, स्ट्रेस का डायमेंशन है कि नहीं है? यूनिट है कि नहीं है? यस सर. क्या यूनिट सर है? ये कांस्टेंट याद नहीं आ रहा था. हाँ, ये कांस्टेंट को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अगर मैं पूछूं इसका क्या यूनिट है, बता सकते हो y का क्या यूनिट हो? एरिया अपॉन फोर्स. नहीं हाँ, सर. फोर्स अपॉन एरिया. हाँ, उल्टा हो गया. फोर्स अपॉन एरिया, राइट? यानी न्यूटन पर मीटर. ठीक है. यस सर. हाँ, ये ध्यान देना है कि खाली प्रोपोर्शनलिटी होने का मतलब डायमेंशन सेम नहीं हुआ. प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट क्या आ रहा है? क्या वो फिजिकल कांस्टेंट आ रहा है या न्यूमेरिकल कांस्टेंट आ रहा है? अगर न्यूमेरिकल कांस्टेंट आ रहा है तब सेम हो जाएगा. और अगर कोई फिजिकल कांस्टेंट आ रहा है तो हमको देखना पड़ेगा उस फिजिकल कांस्टेंट का क्या यूनिट. ठीक है भाई? यस सर. हाँ, उस हिसाब से डिजाइन कर. क्लियर है? यस सर, हो गया क्लियर. ठीक है. तो एक तो बात हो गई, हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफाइंड थ्रू रेशियोज. दे डोंट हैव यूनिट, दे डोंट हैव डायमेंशन, राइट? सर हाँ, ये बात क्लियर हो गई जो मैं बोल रहा हूँ? सर एक्सक्यूज. हाँ, बताइए. सर थीटा भी तो r बाय l होता है, तो आते हैं इसको आते हैं, हम- उसी पे मैं आना चाह रहा हूँ, उसी पे मैं आना चाह रहा हूँ. ठीक है, अब हमारे पास ना दो स्पेशल यूनिट्स हैं जिनमें यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है. ठीक है, there are two types of क्वांटिटीज. ठीक है, दे हैव यूनिट्स बट नॉट डायमेंशन.
they are actually the ratio of plane same physical quantity, but they have the physical significance and they have units. ठीक है, उनको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। और उसके दो एग्जांपल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। क्या एग्जांपल है? प्लेन और सॉलिड एंगल। हाँ, अब प्लेन एंगल क्या है, चलो इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, लिख लो, टॉपिक का नाम दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, they are the ratio of same physical quantities, but their unit is defined, but not the dimension. They are the ratio of same physical quantities, but their unit is defined, but not the, but their unit is defined, but are dimensionless. But their unit is defined, but are dimensionless. ठीक है, यूनिट तो हम डिफाइन करते हैं लेकिन डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? प्लेन एंगल। हाँ, प्लेन एंगल क्या होता है जानते हो तुम लोग? सर जो एंगल 2D में बना हो। उनमें से कोई डिफाइन करना जानता है प्लेन एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू यू डिफाइन? 2D में तो ठीक है, एक पर्टिकुलर बात होगी, यूजुअली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कैन एनी ऑफ यू टेल मी हाउ डू यू डिफाइन प्लेन एंगल? कोई 11th का बच्चा बताना भाई, 12th का मत बताना। अभी हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये दो चीज डिफाइन करते हैं। प्लेन एंगल के बारे में कोई बताएगा तुमसे? एनीवन ऑफ यू, हाउ डू यू डिफाइन प्लेन एंगल? इनफैक्ट आता सबको है। हाँ So, intersection between two lines. एक्चुअली देखो प्लेन एंगल का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। जैसे लिखो प्लेन एंगल का डेफिनेशन लिख लो, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए कर्व at a point in the same plane. मतलब we have a curve in a plane और उसी प्लेन में कोई पॉइंट है, जिस प्लेन में कर्व है। तो ये कोई कर्व है, मान लो ए से शुरू हुआ और बी तक गया, ए से बी तक कोई कर्व है, ये एक प्लेन में है। तो एंगल सबटेंडेड बाय ए कर्व एट ए पॉइंट इन द सेम प्लेन। यहाँ पे कोई पॉइंट है ओ, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो कर्व है वो ओ पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं इसको। और इसका फिजिकली कैसे डिफाइन करते हैं ये हम लोग, ठीक है भाई। हम लोग क्या करेंगे, आई विल ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम बी टू ओ। तो बी से लेके ओ को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये बोल सकते हो इसको, ठीक है। और इसी तरह से ए से ओ को ज्वाइन करने वाला एक रे ड्रॉ किया, ठीक है भाई, राइट? Yes, sir. यस सर। फिजिकली ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है ना सामने में, ये जो रीजन आ रहा है, इसी को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। ये जो दो लाइन के बीच का जो रीजन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। हाँ, अब ये तो एक फिजिकल सेंस हो गया कि इसको प्लेन एंगल बोलते हैं, बट एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करते हैं अभी तक ये नहीं है। तो बेसिकली प्लेन एंगल इज व्हाट? प्लेन एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय ए कर्व एट अ पॉइंट इन दिस, एट अ पॉइंट इन द सेम प्लेन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उनके उस कर्व के एंड पॉइंट से उस पॉइंट को लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। उस लाइन, दोनों लाइन के बीच का जो रीजन होता है उसी को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है। ओके, एक फिजिकल सेंस हमने क्रिएट किया प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए, बट इसको मैथमेटिकल मेजरमेंट कैसे करेंगे ये भी नहीं पता है, ठीक है भाई? Excuse me, sir. हैं? Excuse me, sir. हेलो, सर इसमें हम कर्व्ड लाइन ही क्यों लेते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, क्यों नहीं? अरे स्ट्रेट लाइन भी तो कर्व ही है रे भाई, कर्व तो जनरल लाइन है। ओके सर। स्ट्रेट लाइन भी कर्व का ही सबसेट है। स्ट्रेट लाइन इज नथिंग, कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को लाइन करने की, ज्वाइन करने के लिए कोई भी फिगर आप ड्रॉ कर, लीनियर फिगर ड्रॉ करोगे तो वो कर्व है। इवन स्ट्रेट लाइन इज कर्व, ओके सर। ठीक है। कर्व का मतलब ये नहीं कि हमेशा उसको टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन भी कर्व के ही पार्ट है। मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए बिना पेंसिल उठाए कोई भी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो कर्व है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना, इसी को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं।
लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम डिफाइन कैसे करें, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें. नाउ व्हाट आई विल डू, कंसीडरिंग दैट पॉइंट एज सेंटर वी ड्रॉ ए सर्किल. ओ को सेंटर मान के कोई भी सर्किल हमने ड्रॉ करनी है, कोई भी एनी सर्किल. ठीक है भाई. तो क्या इस सर्किल को, ये जो दो लाइन मैंने ड्रॉ किया वो कट कर रहे हैं, इसको यहां कट करें, ये लाइन जो है इस सर्किल को यहां कट कर रहा है ना भाई. इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी डैश, और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? A dash. हाँ. अब जानते हो ए डैश बी डैश के बीच का जो रीजन है, ये जो पार्ट है ना, ठीक है. ये जो आर्क है ए डैश से बी डैश तक कुछ लिंक होगा ना आर्क. तो अगर इस प्लेन एंगल को रेडियन में कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे थीटा इन रेडियन ही डिफाइन लाइक दिस. रेडियन मतलब ऐसा यूनिट है. ये जो आर्क बना है ए डैश बी डैश, आर्क लिंक बाय रेडियस. ठीक है. तो प्लेन एंगल को ऐसे यूनिट में ऐसे डिफाइन कर दी. ठीक है. ऐसे यूनिट क्या होता है? रेडियन. होता है रेडियन. आपने क्या किया, उस पॉइंट को सर्किल सेंटर मान को एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, और वो जो दो लाइन बने थे वो जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे उनको एड्रेस बेटेस नाम दे दिया. तो दैट आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दिस इज द वे इन व्हिच प्लेन एंगल इज डिफाइंड इन ऐसा यूनिट. ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन. ले रहे भाई? Yes, sir. अब तो मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय ए क्वार्टर ऑफ सर्किल एट इट्स सेंटर इन रेडियन. What is the angle subtended by quarter of the circle at its center in radian? 90 degree. रेडियन डिग्री नहीं होता है. एंगल का यूनिट डिग्री नहीं होता है. डिग्री एक प्रॉपर यूनिट है जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे. ऐसा यूनिट डिग्री नहीं है. ऐसा यूनिट क्या है? Radian. Radian. रेडियन. तो यू हैव टू गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ रेडियन. मतलब ऐसा Pi यूनिट. by 2 radian. हाँ. क्यों? यहाँ पे आर्क लेंथ क्या हो गया? क्वार्टर सर्किल जैसे ही होगा ना, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कुछ डी आ गया, ऐसे क्वार्टर सर्किल है ना भाई. तो ये ए से डी तक का आर्क लेंथ कितना होगा भाई? पूरे सर्किल का कितना होता है? 2 pi r divided 2 by पाई 4. आर. हाँ, तो ये हो गया पाई आर बाई 2. पाई आर सॉल्व कर लो, क्या आया? Pi by 2. बाई 2 रेडियन. ऐसा यूनिट में आ गया. इसको 90 डिग्री आप बोलते हैं, ये अलग बात है. डिग्री में ये 90 डिग्री है. इससे आपको पाई और डिग्री में रिलेशन आ गया ना भाई. पाई रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? 180. 90. 180 degree. 180. तो आप मुझे बताइए 1 रेडियन कितना हुआ? 180 by 180 pi. by pi. 180 by pi degree. हाँ, यानी ये करीब करीब 57 पॉइंट समथिंग आता है. ठीक है ना भाई? ओके. Yes, sir. ठीक है. अच्छा ये बताओ 3.6 डिग्री कितना रेडियन हुआ? 3.6 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन? थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री की अगर मैं बात करूं तो रेडियन में इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 pi. ध्यान से सोच के जवाब दो. Pi by 3.6 50. Pi by 50. कितना? So pi by 50 radian. Sir, pi by 50. 50. 550 आ रहा है क्या? Yes, sir. वही आ रहा है. वैसा ही होगा. So 0.2 pi. वैसा ही. हाँ. देखो 1 डिग्री इज हाउ मेनी रेडियन? Pi by 180. तो तुम्हारा आंसर होगा 3.6
5 180 मीडियम 3 ये 50 आ गया देखो 5 ये मेरा आंसर आ गया, समझ में आया? कितना आ गया? तो अगर मैं अब इस चीज को मैंने क्यों लिया, मैं इसको समझाने के लिए लिया, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो रेडियन में इनकी वैल्यू क्या है, बड़ा है कि छोटा है? सर बहुत छोटी है। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एंगल्स होता है ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री सब छोटे एंगल है, क्या है? अप टू 10 डिग्री वी कंसीडर द एंगल्स टू बी स्मॉल। क्लियर है भाई? क्लियर है? 5 20 50 जिन लोगों ने दिया सबका सही है। मुझे बताओ, तो अब ये बताओ कि अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ये सब कैसे एंगल हुए, बड़े एंगल हुए या छोटे एंगल हुए? Sir, small. स्मॉल। प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें, ऐसे तो जितना छोटा हो उतना अच्छा है, बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो एंगल लेस देन 10 डिग्री आर कंसिडर स्मॉल। लिख लो इस बात को, प्रैक्टिकली एंगल लेस देन 10 डिग्री आर कंसिडर्ड क्या? स्मॉल। प्रैक्टिकली angles less than 10 degree are considered 10 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होते हैं उनको हम स्मॉल ट्रीट करते हैं। अब यहां मैं क्यों इतना जोर डाल रहा हूं, इसलिए जोर डाल रहा हूं कि तुम जानते हो तुम्हारा जो मैथ्स का बेस है, जहां हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, वो उसमें ना अप्रोक्सीमेशन का बड़ा रोल है। यहाँ हमने चीजों को छोटे बड़े में बांट इसलिए रखा है कि छोटी चीजों का वेरिएशन हम लोग कई बार बड़े चीजों के कंपेरिजन इग्नोर करते हैं, ठीक है? और पूरा जो कैलकुलस है ना वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है। इसलिए हमारे लिए समझना जरूरी है कि किन एंगल्स को हम छोटा मानते हैं, किन एंगल को हम सिग्निफिकेंट बड़ा मानते हैं। तो किन एंगल को छोटा मानते हैं बताओ? एंगल लेस देन 10 डिग्री। हाँ 10 डिग्री के एंगल को हम लोग छोटा मानते हैं, 10 डिग्री है उससे छोटे एंगल को छोटा मानते हैं। छोटा मानने का क्या एडवांटेज है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, जिसको मैं स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन कहता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूंगा, मैं समझाऊंगा तुमको कैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ पता है तुमको? अगर मान लो एंगल छोटा है तो अगर मैं जैसे मैं अगर ये कहूँ, अब ध्यान दो, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिजल्ट आ रहा है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान लो एंगल छोटा है तो करस्पॉन्डिंगली आर्क लेंथ और कॉर्ड लेंथ में, अगर मैं कहूँ ए से बी डैश, ए डैश से बी डैश तक का कॉर्ड लेंथ क्या है, तो आप क्या करोगे? ऐसे ज्वाइन कर लोगे ना स्ट्रेट लाइन, यस सर। ठीक है? तो बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अप्रोक्सीमेटली बराबर है क्या? नेग्लिजिबल डिफरेंस है। हाँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए डैश बी डैश इज आर्क लेंथ ए डैश बी डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए डैश बी डैश, ऐसा बोलते तो कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, लेकिन ये कब नहीं है दिक्कत? जब थीटा छोटा है बहुत। बिल्कुल सही, ये बात ध्यान दीजिए कि अगर एंगल छोटा हो जाए तो आर्क लेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉर्ड लेंथ, ठीक है भाई? यस सर। So for a small angles, we may consider arc length equal to chord length, ठीक है? यानी अगर मैं a dash b dash का लेंथ पूछा जाए तो r थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है? और a dash b dash क्या है? r थीटा है बाय दिस डेफिनेशन, है ना? अगर आप थीटा रेडियन में ले रहे हो तो आर्क लेंथ a dash b dash का r थीटा है ना भाई? तो आप a dash b dash भी अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? r थीटा लिख सकते हो, प्रोवाइडेड थीटा आपने किसमें लिया है? रेडियन। और थीटा क्या हो? बहुत स्मॉल। हाँ ठीक है। तो अब चलो एक काम करते हैं, मान लो ये जो सर्किल है इसका रेडियस मैंने दे दिया, सपोज लेट इट्स रेडियस इज, इसका रेडियस है मान लो 100 सेंटीमीटर, क्या है? 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कॉर्ड लेंथ ए डैश बी डैश? और थीटा है, थीटा की वैल्यू ये दी गई है 3.6 डिग्री। मान लो इसका एंगल है 3.6 डिग्री, और मुझे ये ए डैश बी डैश स्ट्रेट लाइन का लेंथ बताना है, यानी कॉर्ड ए डैश बी डैश का लेंथ बताना है, बता सकते हो? 100√2 सेंटीमीटर। नहीं, ध्यान से सोच के जवाब, तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। आर है 100 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ 3.6 डिग्री, तो व्हाट इज द कॉर्ड ए डैश बी डैश? 6.28.
हाँ 2 पाई मीटर 2 पाई सेंटीमीटर। Yes, sir. अरे आर थीटा हो गया ना भाई, और थीटा रेडियन में क्या आया? Pi by 50. 5/50 को आर यानी 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये समझा दोगे करके? मैं कह रहा हूँ कि ये एक आर्क है, ए डैश बी डैश, दिख रहे हो? ए डैश बी डैश कोई आर्क है जो अपने सर्किल के सेंटर पे 3.6 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना? हाँ सर। तो तुमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज दिस कॉर्ड लेंथ एट डैश बी डैश। ए डैश बी डैश का कॉर्ड लेंथ कितना है ये पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, बताइए। ओके, बताइए। अब क्वेश्चन क्लियर है ना भाई? हाँ सर। और इस सर्किल का जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द कॉर्ड लेंथ एट डैश बी डैश, दैट इज द क्वेश्चन। सर 2 पाई। हाँ 2 पाई क्या लेंथ है तो उसका यूनिट होगा ना भाई। सर 2 पाई मीटर होगा सर। हाँ 2 पाई मीटर होगा, ठीक है? नहीं 2 पाई सेंटीमीटर होगा ना सेंटीमीटर भाई, होगा सर। सेंटीमीटर यस होगा। सर 2 पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। आंसर इज 2 पाई। ए डैश बी डैश का जो कॉर्ड लेंथ है वो क्या है? 2 पाई सेंटीमीटर है। नहीं, ठीक है, ये आंसर समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, तो प्लेन एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन होगा क्या? नहीं सर। नो सर। हाँ, तो दो स्पेशल यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिसको बोलते हैं, उसमें एक है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल एक्चुअली तो दो लेंथ का रेशियो है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि अगर हम लोग सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी स्टडी करेंगे ना उसमें एंगल का रोल है, और एंगल को स्टडी करने के लिए हमको रेडियन चाहिए, ठीक है? ओके, तो इसका अपना एक रोल, ठीक है? और छोटा एंगल किसको बोलते हैं? 10 डिग्री से छोटे एंगल को छोटा बोलते हैं क्योंकि रेडियन उसकी वैल्यू छोटी आती है, ठीक है भाई? यस सर। हाँ, अब अगर एंगल छोटा है तो आर्क लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? रेडियस। हाँ कॉर्ड लेंथ, आर्क Chord लेंथ इज length. अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कॉर्ड, ठीक है? ये बात, अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ, हाँ अगर मैंने बी डैश से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ध्यान देना, बी डैश है ना ये, सीधा इस पे रेडियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मान लो कहाँ आ रहा है? एन पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? एन पर। ठीक है, तो अगर मैं इसी तरह से इसको एक्सटेंड करता चला जाऊं, मान लो यहाँ ले आऊं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना? यस सर। Yes. सर क्यों? और अरे भाई, सर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। हाँ ये देखो, ये ऐसे सोचो तुम कैसे थीटा होगा, ये क्या है? इसको मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया ना, जो ए से जो लाइन जा रहा है ना उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तुमको पता है ना कोई भी रेडियस जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो जितना दूर ये है उतना ही दूर ये होगा, मान लो ये बी डबल डैश, मैं बोल सकता हूँ ना भाई, तो बी डैश एन इज इक्वल टू एन बी डैश एन बी डबल डैश। सर आपकी आवाज कट रही है सर। एक मिनट में दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे जो कंक्लूजन निकालेंगे वो लॉन्ग टाइम तुम्हारे साथ होना चाहिए, ठीक है? मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, दिख रहा है? मैं ये ऑफ कर दूं क्या वीडियो? अब ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। पर इंटरनेट चेक कर लो, तो ऐसा सही होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर, वॉइस इज क्लियर नाउ? यस सर।
हाँ, मैं तुमको यहाँ समझा रहा हूँ, देखो उसी डायग्राम उसी चीज को समझा रहा हूँ, कोई नया चीज नहीं बना रहा हूँ, लेकिन वहां पर डायग्राम में काफी चीजें आ गई थी, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। देखिए अगर ये ओ है और ये जो पॉइंट है ना वो ए है, क्या ये थोड़ा बड़ा बना दो, है बहुत छोटा, लेकिन बहुत छोटा बनाऊंगा तो फिर दिखेगा नहीं, इससे बड़ा बना देंगे। ये बी है, ठीक है भाई, Yes, sir. ओके। अब मैं क्या करूँ कि मैंने बी से ना ऐसे इस ओए लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कहाँ आया, एन पे, कहाँ आया, फिर इसी को एक्सटेंड कर दिया, ये यहाँ आके मान लो कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंट को मैंने बी डैश नाम दे दिया, क्या नाम दिया, B dash. ठीक है, और ये पॉइंट को मैंने एन नाम दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा है। Yes, sir. अब मैं क्या करूं, अगर ये एंगल मैंने थीटा मान लिया है, अच्छा हाँ, यस सर, फिर वो हो जाएगा, फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे वो। क्यों होंगे कॉन्ग्रुएंट, बताओ। सर RHS से कर सकते हैं हम, सर वो बाइसेक्ट करते हैं कॉर्ड को रेडियस, हाँ तो AB is equal to AB dash, बिल्कुल, और अब 90 आ गया ज्योमेट्री एग्जाम। देखो कोई भी लाइन अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब रेडियस से जाने वाला कोई भी लाइन कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अगर मैं बी बी डैश कॉर्ड को देखूं तो इसको बाइसेक्ट करेगा ना, इसका मतलब बी एन इज इक्वल टू एन बी डैश, ठीक है, Yes, क्लियर है। sir. हाँ, अब आप मुझे ये बताइए कि हाँ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब हमें यहाँ पे एक बात बोल सकता हूँ क्या कि पी एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए बी, बोल सकता हूँ, थीटा छोटा है तो बोल सकता हूँ ना भाई। Yes, sir. अच्छा, ये मुझे मुझे बताओ साइन थीटा क्या हो गया, और ये साइन थीटा, So BN upon ON. पी एन अपॉन, ON. Oh, sorry, OB. पी एन अपॉन आर, वो भी मतलब आर रेडियस। Yes, sir. अच्छा, और टेन थीटा क्या हुआ, So tan theta, sir, BN upon ON. नहीं, अच्छा, और थीटा क्या होगा रेडियन में, R by radius. ये ना, Yes, क्यों। sir. अच्छा ये बताओ, क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि आर्क लेंथ ए बी ऑलमोस्ट इक्वल टू बी एन, Yes, sir. क्यों, Sir, because theta is very less. हाँ, अच्छा, और क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ ओ एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, हाँ, yes, sir. अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो थोड़ा हल्का सा इधर आएगा ना भाई, Yes, sir. मतलब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से क्या कहता है, बी एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी ए कहता है, और क्या कहता है, ओ एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए, है ना, नहीं, Yes, sir. इससे मुझे क्या पता चला, ये तीनों चीज बराबर नहीं है, Yes. नहीं, Yes, sir. Same, I think. Sir, कौन इसको सी BN, ON और साइन थीटा टेन थीटा और थीटा ऑलमोस्ट बराबर हो गए ना, yes, sir. ठीक है, थीटा लेकिन रेडियन में लेना है, क्या लेना है, Radian. आर्क लेंथ ए बी अपन रेडियस तो रेडियन में दे रहे हैं ना भाई, इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, क्या बोलते हैं, Small angle approaches. हाँ लिखो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लिखो, स्मॉल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिजल्ट है जो बार बार यूज होता रहेगा पूरी फिजिक्स में, ठीक है भाई, मैथमेटिक्स में भी,
we call it small angle approximation. क्या रिजल्ट है? If theta is very small, theta less than 10 degree practically है, ठीक है? ओके? Yes, sir. हाँ, sin theta is approximately equal to tan theta. ये मैंने तुमको प्रूव कर दिया, बट बेसिकली मुझे इस रिजल्ट से मतलब है इन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या इन रेडियन, लेकिन डिग्री में नहीं लेना। डिग्री में 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल है रेडियन में। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इफ इट इज वेरी स्मॉल, sin theta is approximately equal to tan theta is approximately equal to theta. ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो sin थीटा अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए तो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियन। ठीक है भाई? इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? Small Small angle angle. approximation. हाँ, इस पूरी कहानी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है भाई? Yes, sir. This whole story is called small angle approximation. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Clear है. हाँ, ठीक है भाई? ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग, तो दिस इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे देखिए आप। चले आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, तो ये हो गया। अब देखो, जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का ना बहुत सारा रोल होता है। ठीक है, ओके। मान लो जैसे बहुत दूर कोई चीज है, ठीक है, और डिस्टेंस हम बताना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख लो जरा, इसे कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकली हम लोग प्रॉब्लम्स में, जिसको हम विजुलाइज करना लिख लो। ठीक है, ओके, ठीक है भाई? देखिए, स्टार S1 is known to be at distance of star S1 is known to be at distance of ठीक है भाई 10 to the power 10 मीटर फ्रॉम अर्थ। ये अर्थ है, तो कितना है? 10 to the power 10 मीटर फ्रॉम अर्थ। कितना दूर है? 10 to the power 10 meter. ठीक है, ओके। Yes, sir. ठीक है, ओके। दूसरा लिखो, स्टार S2, स्टार S2 डिस्टेंस is also approximately same। ठीक है, but the separation line of मतलब line of vision to these two stars makes an angle of 1.8 degree। ठीक है, but line of vision to these two stars makes an angle of what? 1.8 degree. हाँ, ये दिया हुआ है। ठीक है, राइट? Yes, sir.
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स? इन दोनों स्टार के बीच का डिस्टेंस बता। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार? इन दोनों स्टार के बीच का डिस्टेंस कितना है ये बता। कैन यू टेल मी? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्टार्स? इन दोनों स्टार के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये बता दीजिए। tan 1.8 degree. कितना? So tan 1.8 degree. नहीं, मुझे मीटर में चाहिए भाई, ऐसे यूनिट में आंसर चाहिए मुझे। आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग आंसर इन ऐसे यूनिट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स? Now I सर want my सेम ही तो होगा Sir. जो सर जो सेम ही तो होगा जो 10⁻10 मीटर, क्योंकि tan थीटा और sin थीटा तो सेम ही है। सर हाँ, तो 10 मुझे- पावर 8 पाई मीटर। हाँ, ये सही आंसर है भाई, 10⁸ पाई मीटर आंसर। सर कैसे होगा ये? थोड़ा सोचो, यस सर, 1 मिनट से शायद हो गया। थोड़ा सोचो। अब देखो, जब भी मैं कोई प्रॉब्लम दूंगा ना, हमेशा ये सोच रहा हूँ उस प्रॉब्लम में बेसिकली जो मैं बात बता रहा हूँ उसको विजुलाइज करने की कोशिश करवा रहा हूँ। ठीक है, आइडिया ये, अभी मैंने तुम्हें कुछ बात बताई है, ठीक है, अब मैं उसका एप्लीकेशन करवा रहा हूँ। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि तुम थोड़ा विजुलाइज करो उसको कैसे। तुमने पहला स्टेप बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं किया। First step you have thought correctly, but did not convert it. That is the problem. कन्वर्ट कर लो। मैं ऐसे यूनिट में चाह रहा हूँ तो सब कुछ मुझे ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई। जी सर। हाँ, तो 1.8 डिग्री अगर मैं रेडियन में लिखूंगा तो कितना होगा? π/100 रेडियन। हाँ, तो 1.10 1.8 डिग्री को अप्रोक्सीमेटली मैं π/100 लिख सकता हूँ, और π/100 लिख के 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आंसर क्या आएगा? जैसे तुमने कहा ना कि ये ऐसे है, अब ये मान लो हम लोग ऐसे कहें, अगर ये सर्किल पर लाई कर रहे हैं या हो सकता है स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, पता नहीं मुझे, ऐसे भी सोच सकता हूँ ये साइन या tan थीटा है अगर, तो मेरे हिसाब से आ रहा है tan 1.8 डिग्री इज इक्वल टू, मान लो ये डिस्टेंस d है तो d/8, और ये डिस्टेंस r मुझे पता है। tan 1.8 डिग्री क्या हो, 1.8 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सर 10 × 10/8 हो जाएगा, और 10⁸ 100, हाँ, जो कि अप्रोक्सीमेटली π/100 ही हो जाएगा रेडियन में ना। tan थीटा थीटा हो जाता है ना भाई, क्यों? ये स्मॉल एंगल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे, छोटा एंगल है ना, क्यों भाई? आ रही समझ में? जी Yes, सर। sir. तो यानी ये आ गया क्या, d इज इक्वल टू r, तो सॉल्विंग इट वी आर गेटिंग d इज इक्वल टू व्हाट, r थीटा। r कितना है भाई? 10⁻10, तो 10⁻10 into π/100, so solving it we are getting what, 10⁸8 pi मीटर, ये मेरा आंसर है। आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? डन सर, हो गया। ठीक है, समझ में आया? यानी जो फार अवे पोजीशन पे जो चीजें होती है उनका डिस्टेंस हम लोग इस मेथड से कैसे निकालते हैं, समझ में आया? ओके, सर हाँ, तो फार अवे ऑब्जेक्ट के बीच का आपस का डिस्टेंस, या अगर आपस का डिस्टेंस पता है, मान लो इसमें आपस का डिस्टेंस पता होता तो इनका डिस्टेंस बता देते। सर वो तो फिर हमें पता ही है, हमने जब आपस का डिस्टेंस बता है तो फिर tan थीटा की वैल्यू भी हमें पता है, तो फिर वही जाता। हाँ, मतलब अगर इनका आपस, इसी तरह से मान लो जैसे बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो अगर या तो उनका डिस्टेंस हमको पता हो, ठीक है, अगर डिस्टेंस पता होता है तो उनके बीच का सेपरेशन निकाल लेते हैं, और उनके बीच का सेपरेशन पता होता है तो उनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है भाई? और सर हाँ, जैसे आपने डायग्राम वो बनाया था उसमें सर वो परपेंडिकुलर था, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत दूर चला जाएगा ना, तो परपेंडिकुलर हो या एकदम सेम डिस्टेंस का हो, कोई खास फर्क, सारे एक ही डायग्राम को रिप्रेजेंट ड्रॉ करते करके हैं। बता दोगे सर? छोटे एंगल के लिए देखो, छोटा एंगल है ना, तो ये डायग्राम मान लो, ये डायग्राम, ठीक है, राइट?
डायग्राम ये है या ये है? कोई खास फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात। फॉर स्मॉल एंगल मान लो ये पॉइंट ए है, बी है, बी है, ये डायग्राम हो या ये डायग्राम, एक ही बात है, ठीक है। सर लेकिन वो एंगल 90 नहीं होगा ना सर, जो फॉर्म होगा। एंगल नहीं तो थीटा छोटा है ना बहुत ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होगा, ठीक है। अगर थीटा बहुत छोटा हो ना तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में कोई खास फर्क नहीं होगा, इसके कब वजह मान लो आर बहुत बड़ा है, ठीक है, और थीटा बहुत छोटा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली बराबर, ठीक है। अच्छा ओके सर। ओके, यस तो डायग्राम ये है या ये है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कब नहीं फर्क पड़ता? तो जब थीटा बहुत छोटा हो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ओके, यस जानते हो अब हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, जैसे मान लो जैसे गैलेक्सी में कोई दो पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस हमको नहीं पता है, पता है क्या? नो सर। लेकिन अर्थ के बीच का कोई दूर का पॉइंट है, तो उनके बीच का डिस्टेंस हमको पता है ना भाई। क्या सर? अर्थ के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं। अर्थ के सरफेस मान लो दो दूर के पॉइंट्स, उनके बीच का डिस्टेंस हमको पता है ना। यस सर। यस सर। तो यूजुअली हम लोग जो गैलेक्सियल ऑब्जेक्ट्स होता है उसका डिस्टेंस निकालने के लिए अर्थ के दो पॉइंट से मेजर करते हैं उसका पोजीशन, और जो एंगल आता है उसका वेरिएशन रेट करके तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। समझ आया? यस सर आया। हाँ, जैसे मान लो कोई स्टार है, बहुत दूर है, ये कोई स्टार है, हाँ हमको पता नहीं है, ये अर्थ है हमारा, हाँ समझ आ रहा है? अर्थ के सरफेस मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली हमको पता है, राइट? Yes. यस सर। अब हमने क्या किया, ए से एस को विजुलाइज किया, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो मालूम, जो लाइन ऑफ विजन है वो ये है। सर ये कैसे फाइंड आउट होती है? क्यों? जैसे हमको ए से एस को देखना है, तो जो हमने टेलीस्कोप लिया हुआ है उसका ओरिएंटेशन करना पड़ेगा ना भाई, यस सर। हाई रेजोल्यूशन विजुलाइज करने के लिए, और घुमाना पड़ेगा तब दिखेगा मुझे अच्छे से। हाँ सर। जो ओरिएंटेशन होगा हमारे टेलीस्कोप का, मान लो यहाँ मैंने टेलीस्कोप लगा दिया है, उसका जो विजन का लाइन है वो बता रहा है ना किधर क्या डायरेक्शन है हमारा। यस सर। और फिर सर डिग्री कैसे निकालेंगे हम सर? अभी बता रहा हूँ। अर्थ के सरफेस का नॉर्मल यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया, ये एंगल थीटा 1 है, क्या है? थीटा। अर्थ के जो नॉर्मल लाइन है उसके साथ हमको थीटा 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई, यस राइट? हाँ, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये अब हम लोग वही काम बी से जाके कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर। बी सर। अब अर्थ के सरफेस पे यहाँ जो नॉर्मल लाइन है मान लो n2 है, क्या है? इसके साथ ये एंगल थीटा 2 बना रहा है, ठीक है। कितना? ये तो हम रीड कर ही लेंगे ना भाई। अरे अर्थ के सरफेस के हर एक पॉइंट पे नॉर्मल क्या डायरेक्शन, ये तो हमको पता है ना भाई। यस सर। हाँ ठीक है। अब हाँ, अब ये जो डिस्टेंस है ये हमको पता है, ये ए से बी तक का डिस्टेंस मान लेते हैं डी है, डी। और हमको क्या निकालना है? आर निकालना, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और हमको पता है कि ये जो दो नॉर्मल लाइन है, मान लो यहाँ पे n1 है, ये n2 है, तो इनके बीच में क्या एंगल है ये भी हमको पता है, ये हमको पता है। कैसे मिलेगा मुझे? यहाँ का एंगल कैसे मिलेगा? सर कौन सा एंगल सर, मतलब मैं समझा नहीं। मुझे ये एंगल चाहिए, ये वाला। और इस एंगल को मैं अल्फा कहूँ, आई वांट टू नो दिस अल्फा, या थीटा कहूँ, थीटा मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एक काम कर देता हूँ,
मतलब ऐसे इस डायग्राम को नीचे भी ले जा रहा हूँ। ए और बी को जो नॉर्मल लाइन है, यानी जो यहाँ पे जो रेडियस का लाइन है ना, ये हमको पता है, ये एंगल मान लो अल्फा है। क्या है? Sir, alpha. कैन यू रिलेट थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा 1, थीटा 2 एंड अल्फा? बोलो। थीटा 1, थीटा 2 और अल्फा के टर्म में थीटा को मैं बता सकता हूँ ना भाई? Sir, relation कैसे निकलेगा? रिलेशन ये है, थीटा इक्वल टू, ये तुम ज्योमेट्री से सोच लेना, थीटा इक्वल टू, तो अगर मान लो ये ऐसे हो जाता है, थीटा 1 0 होता, थीटा 2 ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो हमारा जो ये डायग्राम बनना है, तुमको बताना है ये डायग्राम ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, बनना है ना डायग्राम। ये बनना है ना? Yes, sir. तो यही डायग्राम बनना है आपका। यस सर। तो आपको ये पता है, ये एंगल पता है, कितना पता है? थीटा 1। ये एंगल पता है थीटा, ठीक है? यस सर। अल्फा भी पता है, और आपको निकालना है थीटा, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे? सर पहले हम वो थीटा 1 और थीटा 2 को ज्वाइन कर देंगे। हाँ ठीक है, तो ये ज्योमेट्री का काम है, तुमको थीटा निकालना है। तो यू हैव टू गेट थीटा, हाउ टू गेट? हाँ बिल्कुल, ये दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है भाई? यस सर। हाँ। तो ये लाइन ऑलमोस्ट टेंजेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इनको बीच में गैप हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। यार इसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, सोचो ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है? ओके, यस सर। ये ऐसे इसको बाइसेक्ट कर रहा है बिल्कुल, तो ज्वाइन के बाइसेक्ट कराइए, ठीक है? आप ये बताइए कि ये अगर, और ये अप्रोक्सीमेटली कार्ड, और ये बराबर ही ले सकते हैं हम लोग, तो ये कितना हो गया एंगल? 90 माइनस थीटा 2। तो सर ये अगर हम 90 डिग्री ले लेंगे तो सर वो पे उससे आ जाएगा एंगल हमसे। थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस अल्फा आ रहा है, यही आ रहा है। थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस अल्फा, राइट? ये आ रहा है, देखो, ठीक सर है? माइनस अल्फा कैसा आया ये वाला समझ में नहीं आया। माइनस अल्फा कैसे ये नहीं समझ आया? यस सर, थीटा इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो आ गया, ये माइनस अल्फा कहाँ से आया? तो ऐसे सोचो, हाँ ऐसे आ गया, देखो ये एक्सटीरियर एंगल है ना थीटा 2 यहाँ पे, इस ट्रायंगल के लिए, इस वाले यस ट्रायंगल, सर।
इसको चलो मैंने नाम दे दिया, अल्फा। इसको थीटा 1 डैश, ठीक है, और यस सर। इसको अल्फा 1 डैश, ठीक है। तो थीटा 2 क्या होगा? अल्फा 1 डैश प्लस थीटा 1 डैश। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया इस तरफ? थीटा 2 डैश प्लस अल्फा 2 डैश। इसका थीटा 2 ना, यस सर। फिर इन दोनों का सम कर दिया, थीटा 1 डैश और थीटा 2 डैश का, तो थीटा हो गया ना। यस सर। क्या हो गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस अल्फा हो गया। यस सर हो गया। इलाज हुआ आप सबको? नहीं सर, समझ नहीं आया। ओके ओके, एक मिनट बस देखो, ये इसको मैंने थीटा 2 डैश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? और इसको नाम दे दिया अल्फा 2 डैश, सिमेट्री के लिए ले लिया क्योंकि इसको मैंने थीटा 2 नाम दिया ना इसमें, ठीक है। तो बताओ, कैन यू से थीटा 2 डैश इक्वल टू थीटा 2 माइनस अल्फा 2 डैश, कह सकते हो क्या? यस सर कह सकते हैं। इसी तरह से थीटा 1 डैश ये वाला नाम दे दिया। सर कैसे कहेंगे सर? देखो ये एक्सटीरियर एंगल है ना थीटा 2, इस ट्रायंगल के लिए अच्छा हाँ, ये सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स होता है ना। वही लॉजिक यहाँ लगाओ तो क्या बोलोगे? थीटा 1 डैश क्या हो जाएगा? ये अल्फा 2 नाम दे दिया इसको, ये अल्फा 1 सॉरी, क्या बोलोगे? थीटा 1 डैश, थीटा 1 डैश क्या आएगा भाई? थीटा 1 माइनस अल्फा 1 डैश, क्लियर है? यस सर। अब इन दोनों का सम कर दो, दोनों इक्वेशन का, थीटा 1 डैश प्लस थीटा 2 डैश थीटा हो गया ना। यस सर। तो थीटा क्या आ गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस अल्फा। हाँ बहुत बढ़िया, ये आ गया, समझ आ गया। यानी अर्थ के सरफेस के दो पॉइंट पे नॉर्मल के बीच में क्या एंगल हमको पता है? थीटा 1 थीटा 2 हमने मेजर कर लिया, डी हमको पता है, अल्फा हमको पता है, हमको निकालना है क्या? आर बताना है, बता दोगे? यू नो आर थीटा इज इक्वल टू डी। यस सर। तो आर इज इक्वल टू डी बाई थीटा हुआ ना भाई, ऐसे आर इज इक्वल टू डी बाई थीटा। यस सर। Yes, sir. रेडियन वाले से। हाँ, और थीटा हमने निकाल ही लिया है, Yes. और डी मेजर कर लिया हमने। अर्थ के सरफेस के दो पॉइंट है, उनका डिस्टेंस तो मेजर कर ही लगे ना, काफी दूर है, मान लो 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। तो ऑब्जर्वेटरी जब बनाते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऐसे ही बनाते हैं, 20-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बना देते हैं, और किसी का डिस्टेंस निकालने के लिए ये तरीका यूज करते हैं। समझ में आया? यस सर आया। जी. हाँ, तो इस तरह से जो दूर के जो स्टार्स वगैरह होते हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनका डिस्टेंस हम लोग इस मेथड से मेजर करते हैं, ठीक है। जो टेलीस्कोप लेते हैं उसका ऑब्जर्वेशन लाइन को नॉर्मल के साथ एंगल मेजर करते हैं यहाँ पे, और किसी दूसरे पॉइंट पे मेजर करते हैं। उन दोनों पॉइंट के बीच का जो एंगल है नॉर्मल के बीच में, वो आपको पता होता है क्योंकि वो तो ज्योग्राफी की प्रॉपर्टी है ना। अल्फा पता होता है हमको, थीटा 1 थीटा 2 हम लोग मेजर कर लेते हैं, और डी भी हमको पता होता है। तो इससे हमको क्या निकल जाता है? वो गैलेक्सियल ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ये मिल जाएगा, ठीक है भाई? यस। हाँ, ओके, समझ आया? हाँ सर आ गया। हाँ, तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं गैलेक्सी डिस्टेंस करने में, ठीक है। और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, उसका रोल, और ये समझ में आया, ठीक है। आ गया। अब जानते हो जैसे हमारे पास एक तो हो गया प्लेन एंगल, ठीक है ना, फिजिकल फिनोमेना, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सर किसका? प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? सर रेडियन। Radian. ठीक है, और उसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में एक ये है, दूसरा यूनिट होता है सॉलिड एंगल। इसमें थोड़ा 3D इमेजिनेशन का रोल है, ये तो प्लेन में था, तो विजुअलाइज करवाना थोड़ा सा इजियर, ठीक है भाई? ओके, अब हम लोग आते हैं इस पे सॉलिड एंगल पे। पहले मैं सॉलिड, देखो प्लेन एंगल डिस्कस करने से पहले मैंने प्लेन एंगल को डिफाइन किया था, क्या था ना? यस सर। Before discussing plane angle, what I have done, I have defined plane angle, right? And then I have moved to what? ठीक है, वीडियो स्टार्ट कर दूं क्या? देखो शायद अब क्लियर हो गया हो, राइट? यस। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आते हैं सॉलिड एंगल पे। पहले इसको हम डिफाइन करेंगे, इसका मतलब क्या है पहले इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई? सो आई एम मूविंग नाउ टू सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल। कैन डिफाइन करें इसको? यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड इट? इसमें Yes. थोड़ा सा मेंटल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है क्योंकि ये 3D फिनोमेना है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा इट इज वेरी इजी फॉर यू बट इट्स स्टिल लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स विल बी देयर। ठीक है, ओके। अब जैसे मैं सॉलिड एंगल को डिफाइन कैसे करूं, एक क्वेश्चन के थ्रू डिफाइन करूं। ठीक है भाई, अनुभव आप बताइए, आप जो है क्लास किस चीज पे अटेंड कर रहे हैं? At what instrument you are attending the class? अनुभव, सर फोन। फोन पे अटेंड कर रहे हो? ठीक है, ये सर Okay. जरा लैग कर जा रहा है ना। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, फोन पे चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरा जो पॉइंट है वो कवर हो गया। अच्छा, अब मैं तुमसे कहूँ, बताओ व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय योर फोन एट द टिप ऑफ योर नोज? कैन यू टेल मी? मतलब पहले विजुलाइज करने की कोशिश करो व्हाट आई एम एक्चुअली आस्किंग यू। ये सर कर तो लेंगे लेकिन वो मुश्किल रहेगा थोड़ा, तीनों मतलब नहीं, तीनों कोऑर्डिनेट्स को करना मतलब पड़ेगा। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, वो विजुलाइज करना है बस, फिजिकली विजुलाइज करो मुझे क्वेश्चन का मतलब क्या हो सकता ये सर कर पाएंगे। है। हाँ, सो व्हाट यू आर एबल टू विजुलाइज, ये बताओ, मतलब तुम क्या विजुलाइज करो मेरे क्वेश्चन से, मतलब क्या समझ रहे हो? या सर एंगल उस टाइप का बने जैसे कोन का जो टिप नहीं होता है उस टाइप का बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात। तो बेसिकली देखो, हमने प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया था? प्लेन एंगल आई हैव डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय ए कर्व एट अ पॉइंट इन द प्लेन, राइट? यस सर। I have defined plane angle as angle subtended by a curve at a point in the plane, right? यस सर। हाँ, उसी लाइन पे अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस एट ए पॉइंट इन द स्पेस। जैसे तुम्हारा नाक क्या है? तुम्हारे नाक का टिप क्या है? एट्स ए पॉइंट इन द स्पेस, राइट? एंड यस सर। डायमेंशन ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट, जो इसका बाउंड्री है, दैट इज बाउंड्री ऑफ ए सरफेस। ठीक है ना भाई? जैसे मैं सोचो मैं लैपटॉप पे एक्सेस कर रहा हूँ, तो लैपटॉप का जो बाउंड्री है वो इस लैपटॉप के सरफेस की बाउंड्री है। ठीक है ना भाई? और मेरे नाक पे ये क्या एंगल बना रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपने नाक के टिप से इसके बाउंड्री पे बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करूंगा, 1000 लाख लाइन ड्रॉ करूंगा। ऐसे एक 3D टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना? ठीक है, बन रहा है। यही यही जो है फिजिकली यही सॉलिड एंगल। तो बेसिकली सॉलिड एंगल इज व्हाट? एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस एट ए पॉइंट इन द स्पेस। लिखो, सॉलिड एंगल इज, यानी एक मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। तो मान लो ये मेरा लैपटॉप है, इमेजिन करो ये मेरा लैपटॉप है और हियर इज पॉइंट, ये भी टिप ऑफ माय नोज से, और ये जो लैपटॉप इसके बाउंड्री को चलो मैंने ABCD नाम दे दिया, रेक्टेंगुलर है ये लैपटॉप, इसके बाउंड्री को ABCD नाम दे दिया। इस तरह से मैंने क्या किया, पहले A से को ज्वाइन किया, B को ज्वाइन किया, फिर C को भी ज्वाइन किया, सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, D को भी ज्वाइन कर दिया, और इस तरह से बीच के जो सारे लाइंस हैं उनको भी ज्वाइन कर दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइंस मैंने ड्रॉप किए, 100 200 1000 2000, सारे एज के बहुत सारे पॉइंट्स को इससे ज्वाइन किया। इस तरह से एक 3D स्ट्रक्चर बन गया ना, समझ में आ रहा है? तो वहां पे तो 2 लाइन से काम चल गया प्लेन में, यहाँ हमको बहुत सारे लाइन ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसी को ये जो इन वेरियस लाइन से ये जो रीजन बन रहा है ना, ये जो रीजन बन रहा है, यही सॉलिड एंगल है ना? यही क्या है? सॉलिड एंगल। ठीक है भाई, अब ये चूंकि स्पेस में फैला हुआ है एंगल, तो इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को यूजुअली हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है सॉलिड एंगल। अब इसको डिफाइन कैसे, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें, ये ठीक है? ओके, ऐसा। डेफिनेशन रिपीट कर दो एक बार। हाँ लिखो, सॉलिड एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय a surface at a point in the space. Solid angle is the angle subtended by a surface at a point in the space. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। हाँ, सर लेकिन हम पॉइंट क्यों लेंगे, क्योंकि ये तो बेसिकली नहीं हम नहीं, जैसे बेसिकली देखो, जब भी हम एंगल निकालते हैं तो क्वेश्चन किसी पॉइंट पे एंगल निकालेंगे ना भाई, यही सरफेस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सबटेंड करेगा। मान लो हमने पॉइंट
यहाँ कोई पॉइंट बना दो जिसके ये वैल्यू अलग हो जाएगी, यहाँ कोई पॉइंट बना दो जिसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। जैसे मान लो सर। अगर हम कभी कहते हैं कर्व का एंगल सबटेंड बना करता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे करेगा ना। जी मान लो सर। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, सब ये लाइन है ये भी, ठीक है। ओके, मैं कहूंगा यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट पी पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ऐसे करेंगे ना, बाउंड्री लेके ज्वाइन कर देंगे, है ना। ये एंगल को बोलते हैं ना प्लेन एंगल, प्लेन एंगल बोलते हैं ना। मान लो स्ट्रेट लाइन है, लाइन जी सर। लाइन, उस तरह से मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, तो क्यू पे पूछेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे। हाँ जी सर। इसका मतलब हम जब भी किसी प्लेन एंगल की बात करते हैं तो एक कर्व एक पॉइंट पे क्या एंगल सबटेंड करते हैं, तो अलग अलग पॉइंट पे तो एंगल की वैल्यू अलग अलग होगी ना भाई। जी सर। तो हम सबसे पहले जब भी हम लोग सॉलिड एंगल डिफाइन करें तो किसी न किसी पॉइंट पे ही करेंगे ना भाई, क्योंकि वही सरफेस अलग अलग पॉइंट पे तो अलग अलग सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। हाँ जी सर। तो अगर मैं पूछूंगा सॉलिड एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, तो मेरा तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होगा ना, कहाँ, किस पॉइंट पे, जी सर। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब भी हम लोग सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो आई विल basically talk of a point where we are interested in calculating the solid angle, ठीक है। solid angle is what? Solid angle is the angle subtended by a Subtended by a surface, curved surface नहीं कर्व सरफेस नहीं, सरफेस देखो बस, वो कर्व भी हो सकता है surface प्लेन भी हो सकता है, कुछ नहीं। हाँ in space. हाँ, solid angle is the angle subtended by a surface at a point in the space, जी सर। ठीक है। So what is solid angle? Solid angle is angle subtended by a surface at a point in the space, ठीक है। ये तो चलो एक लाइन हो गया जो डायरेक्शन देता है। अब इसको पहले तो आप फिजिकली कैसे विजुअलाइज करेंगे और फिर मैथमेटिकली कैसे मेजर करेंगे, दो बातें आ रही, ठीक है। तो लिख लो, द बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज जॉइंड टू दैट पॉइंट थ्रू सेवरल लाइंस। The boundary of that surface is joined to that point through several lines, ठीक है। Yes sir. हाँ, अब लिखो, a cone type geometrical region, a cone type geometrical region created by these lines is called solid angle, ठीक है। A cone type region created by these lines is called सॉलिड एंगल। solid angle। हाँ, यूजुअली हम लोग solid angle को हमेशा से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सर क्लियर। हाँ, ये जो कोन टाइप रीजन क्रिएट हुआ है इन लाइन से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है भाई, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर द सॉलिड एंगल, हाउ टू मेजर द सॉलिड एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ को सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, कंसीडरिंग ओ एज ए सेंटर वी आर ड्रॉइंग ए स्फीयर। ऐसे मैंने स्फीयर ड्रॉ किया, दिख रहा है क्या स्फीयर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसा दिख रहा है? हाँ, ओ को सेंटर मान के हम स्फीयर ड्रॉ किए। मान लो इस स्फीयर का रेडियस आर है, उसमें कुछ तो होगा ना भाई। यस सर। हाँ, तो बताओ ये जो हमने लाइंस ड्रॉ किए थे वो उस स्फीयर की सरफेस से कुछ एंगल काटेंगे कि नहीं काटेंगे, मतलब कुछ एरिया काटेंगे कि नहीं काटेंगे, यस सर काटेंगे। काटेंगे ना। मान लो ये एरिया ऐसे है, क्या है, एरिया एस। ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ किए थे, जो सरफेस के बाउंड्री से जो बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए थे ना, ओ को ज्वाइन करने के लिए ये जो लाइंस बने हैं, इन्हीं लाइन से जो ज्योमेट्रिकल रीजन फॉर्म हो रहा है उसी को ना सॉलिड एंगल हम कह रहे हैं। यस सर। अब इसको मैथमेटिकली कैसे मेजर करेंगे, हम ओ को सेंटर मान के स्फीयर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ओ को सेंटर मार के स्फीयर ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो उस स्फीयर के सरफेस से ये जो लाइंस हैं कुछ एरिया कट करेंगे। यस सर करेंगे। मान लो वो एस है, क्या है, एस। हाँ,
तो सॉलिड एंगल ऐसा यूनिट में यानी ऐसा यूनिट में यानी स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? रेडियन। स्टेरेडियन। ठीक है ना भाई? तो स्टेरेडियन में जो सॉलिड एंगल ऐसे डिफाइन होता है, एस बाई आर स्क्वायर। और सर हाँ बताइए। सर मुझे ये पूछना था, जैसे सर हम प्लेन एंगल निकालते हैं तो सर उन दो लाइंस के बीच में हम कहीं पे भी वो कर्व सरफेस ले लेते हैं और हम वो इक्वली होता है हर जगह डिग्रीज में उसकी वैल्यू। हाँ बिल्कुल। क्यों होता है? क्योंकि जैसे तुम आर बढ़ाओगे ना, आर बढ़ाओगे तो आर्क लेंथ भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा ना, तो रेशियो तो बराबर ही होगा ना भाई। यस सर। तो सर मान लो इसमें क्या है? तुम वही सोचो कि रेडियस को मैंने डबल कर दिया तो आर्क लेंथ भी डबल हो जाएगा ना। यस सर। तो रेशियो जो आर्क लेंथ और रेडियस का वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, यस सर। इसलिए एंगल की वैल्यू तो यूनिट की रहेगी। वही बात यहाँ भी होगी। अगर आप रेडियस का स्फीयर बड़ा कर स्फीयर का रेडियस बड़ा करेंगे तो एरिया कट करेगा वो भी बढ़ जाएगा। यस सर। तो इसमें भी कहीं पे भी हम मेजर करें सेम ही वैल्यू रहेगी? बिल्कुल, मतलब रेडियस आप कुछ भी रखिएगा, सॉलिड एंगल की वैल्यू रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि आप आर बड़ा करोगे तो एस प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा, आर पर डिपेंड ही नहीं करेगा। जैसे अगर प्लेन एंगल की वैल्यू उस सर्किल के रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है जो आपने ड्रॉ किया, ठीक है ना, उसी तरह से सॉलिड एंगल की वैल्यू भी उस रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगी जो आपने ड्रॉ किया। आप बड़ा करो चाहे छोटा करो, बात वही रहेगा। ठीक है? यस सर। हाँ, खाली इतना बड़ा मत कर देना कि सरफेस से बाहर निकल जाए। ठीक है? तो फिर फिजिकली डिफाइनिंग कैसे करेंगे? आ रही बात समझ में? हाँ सर। अब देखो आर स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर है, एस भी मीटर स्क्वायर है, एरिया भी मीटर स्क्वायर है। तो आप ध्यान से देखिए, तो जो सॉलिड एंगल है उसका डायमेंशन होना चाहिए क्या? नो सर। नहीं होना चाहिए। तो सॉलिड एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है भाई? यस सर। सॉलिड एंगल इसीलिए इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। ये ऐसे यूनिट्स हैं जो फिजिकल मतलब है इनका, फिजिकली दे आर द डिफाइंड क्वांटिटी, दे आर यूजफुल क्वांटिटी। बिकॉज़ जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन करेंगे या बहुत सारे जगहों पे यूज करेंगे तो सॉलिड एंगल ऐसी क्वांटिटी होती है जो फिजिकली डिफाइंड है। ठीक है? लेकिन तो इनका यूनिट भी है लेकिन डायमेंशन नहीं है इनका, डायमेंशनलेस, इसीलिए इनको स्पेशल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? स्पेशल नाम। हाँ, क्या नाम दिया गया? सप्लीमेंट्री Supplementary यूनिट्स। हाँ, सो दे आर नेम्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है भाई? यस सर। ओके, तो ये हो गया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, चलें आगे बढ़े। तो मुझे बताओ, ठीक है, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर? What is the angle subtended by? What is the solid angle subtended by a hemisphere at its center? क्या आंसर है? सर बाय What is the solid angle subtended by a hemisphere at its center? What is the solid angle subtended by a hemispherical surface at its center? एक hemispherical surface रेडियन। कितना? 12th वाले मत देना, 11th वाले से पूछना। What is the solid angle subtended by a hemispherical surface at its center? क्या आंसर आएगा? स्टेरेडियन में आंसर देना है, ऐसे रेट में आंसर देना। सर पाई बाय 2 स्टेरेडियन। हाँ, ध्यान से सोच के जवाब दो। सर वही है, पाई बाय 2 स्टेरेडियन है। बिल्कुल नहीं है, तभी तो मैंने कहा ध्यान से जवाब दो। What is the solid angle subtended by a hemispherical surface at its center? सर 4 पाई। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई। रेडियन। 4 पाई किसने कहा? सर मैंने। ये बताओ, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस के कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है? क्या सर? एक हेमिस्फेरिकल सरफेस के कर्व सरफेस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेडियस के टर्म में? सर आपने हेमिस्फीयर बोला? हाँ, हेमिस्फीयर। तुमने सॉलिड स्फीयर निकाला क्या? यस सर, तभी 4 पाई आर स्क्वायर बोला। हाँ, सॉलिड स्फीयर का सही है। हेमिस्फेरिकल का बताओ। सर 3 पाई आर स्क्वायर। अरे
सिर्फ कर्व सरफेस से लेना है ना। 2 पाई r स्क्वायर हाँ, तो आंसर क्या है तुम्हारा? सर 2 पाई। हाँ, 2 पाई स्टेरेडियन आंसर है भाई। यस सर 2 पाई आ गया। और में आ रहा है क्या? यस सर। क्योंकि वहां पे जो एस आ जाएगा वो आ जाएगा हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस के लिए। एस क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर है? ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, इसी तरह से मान लो कोई क्लोज सरफेस होगा तो क्या होगा? कोई क्लोज सरफेस अंदर के पॉइंट पे क्या सॉलिड एंगल सेपरेट करेगा? जैसे कंप्लीट हेमिस्फीयर क्या, कंप्लीट स्फीयर क्या सेपरेट करेगा? तो क्या आंसर होगा? सर आप उसी के सेंटर पे। हाँ सर 4 पाई। हाँ, और अगर सेंटर पे ना हो तो सेंटर से बगल में तो? सर तो जो रेडियस होगा वो, और सर जो जितना एरिया लिया है उसका कर्व सरफेस एरिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट है ना, ये सी है, यहाँ सी डैश पे पूछ रहा हूँ। सी डैश पे क्या होगा? व्हाट इज द सॉलिड एंगल सेपरेटेड बाय दिस स्फीयर एट सी डैश? क्या आंसर होगा? सर इसमें तो रेडियस इक्वल ही नहीं है सर। हाँ, नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। स्फीयर तो तुमको बनाना है ना भाई, मुझे तो सरफेस आ जाएगा। सर 4 पाई। हाँ, ये भी 4 पाई होगा। क्या करेंगे देखो, तुम ऐसे सोचो, अगर मैं सर स्क्वायर इस, बड़ा बना देंगे। हाँ, अगर मैं बड़ा नहीं छोटा ही बना दो। मान लो एक प्लेन ले लिया मैंने, कट कर दिया ऐसे, ठीक है भाई, एक प्लेन से कट कर दिया। अब एक छोटा स्फीयर बना दिया मैंने ऐसे। तो इधर वाला जो सरफेस है वो इस पे कितना एरिया कट कर रहा है, और इधर वाला कितना कट कर रहा है? दोनों मिला कितना एरिया कट कर रहा है छोटे स्फीयर से? इधर वाला ये एरिया कट कर रहा है, इधर वाला ये एरिया कट कर रहा है, यानी ये छोटा स्फीयर का पूरा एरिया तो कट हो गया ना भाई, कंप्लीट सरफेस है। मान लो इस छोटे वाले स्फीयर का एरिया आर नोट ले लिया हमने, रेडियस आर नोट ले लिया, क्या ले लिया? तो उसका कुछ एरिया इधर से कटा, दिख रहा है? यस सर। सी डैश को सेंटर मान के मैंने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया छोटा सा। तो इधर इस वाले सरफेस से कितना एरिया कटा? ये वाला एरिया कटा ना भाई। हाँ सर। और इधर वाले सरफेस से इधर वाला एरिया कटा, दिख रहा है क्या? कैसा दिख रहा है? यानी अगर मैं पूरा ले लूं तो क्या पूरा एरिया स्फीयर नहीं कट गया? यस सर, तो 4 पाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब पता चला क्या? कोई भी क्लोज सरफेस अंदर के पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सेपरेट करेगा? अगर मान लो स्फीयर नहीं होता, वो ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर होता, तो भी अगर पूछते हैं अंदर के पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सेपरेट करेगा, तो क्या देते हैं हम आंसर? 4 पाई। हाँ, लिख लो इस बार, लिख लो, ये सर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट। कोई भी, सर अगर जैसे हम कोई भी आपने क्लोज कहा- सरफेस अंदर के पॉइंट पे 4 पे सॉलिड एंगल सेपरेट करेगा, क्योंकि आप अगर कोई स्फीयर बनाओगे तो पूरा कट हो जाएगा। सर जैसे आपने लैपटॉप स्क्रीन वाला दिया है, इसमें भी अगर मैं अंदर कोई भी पॉइंट ले लूं तो स्फेरिकल ही होगा। एक मिनट ध्यान दो, लैपटॉप स्क्रीन जो है ना वो क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज सरफेस का मतलब क्या हुआ? अंदर से बाहर बिना सरफेस क्रॉस किए नहीं निकल पाओ, उसको बोलेंगे ना क्लोज सरफेस। नहीं समझे? नहीं सर। ठीक है, जैसे तुम्हारा रूम है ना, हर तरफ से क्लोज है, गेट भी बंद है, ठीक है, यस सर। तो रूम के जो वॉल्स, सारे वॉल्स मिला के क्लोज सरफेस, लेकिन अगर गेट खोल देंगे तो क्लोज सरफेस नहीं, ठीक है। मतलब बिना सरफेस से टकराए अगर हम बाहर नहीं निकल पाए तो क्लोज सरफेस है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अगर जैसे सर ये प्रिज्म सा बन रहा है ना, एक ये ओ बी। नहीं वो नहीं, मैं पहले जो कह रहा हूं उस पर फोकस करो, तुम्हारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लोज सरफेस का मतलब समझ में आया तुमको? नहीं आया? यस सर आ गया। क्लोज सरफेस का मतलब ये होगा ऐसा सरफेस जिसमें अंदर से अगर बाहर जाना है तो बिना सरफेस को क्रॉस किए हम निकल नहीं पाते, उसको हम क्लोज क्लोज, ठीक है, यस सर। ओके। तो कोई भी क्लोज सरफेस अगर है तो अंदर के पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सेपरेट मिलेगा? 4 पाई। हाँ, लिख लो इस बार, एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस subtends solid angle 4 pi steradian at inside point. सर अब जैसे आपने ये वाला क्लोज सरफेस बनाया है एक हाँ, तो सर इसमें हम कैसे ये वाला ये बनाया, ये हाँ, हाँ यस सर।
हाँ बोलो, इसमें बताओ अंदर से बाहर निकल सकता है बिना क्रॉस किए हुए? नहीं सर। ये हो गया ना, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर पार्ट भी तो एक हुआ क्लोज। अरे भाई नहीं, वो तो प्लेन में क्लोज हुआ ना, ये 3D में क्लोज है। अच्छा ओके सर, ठीक है, समझ गया सर मैं। वो तो प्लेन में क्लोज है ना, वो लीनियर क्लोज है, ये स्पेस क्लोज है, ठीक है ना भाई? जैसे तो क्यूबॉइड अगर ले लें तो हो हाँ जाएगा। बिल्कुल, कोई भी क्यूबॉइड ले लो या कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, हाँ बिल्कुल, पैरेललोपाइपॉइड ले लो, ठीक है। आगे बात में, ये स्पेस का फिनोमेना है, वो तो प्लेन का फिनोमेना था ना भाई। यस। हाँ, तो समझ में आई बात? तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा समझ में आया? यस सर आया। हाँ, तो इस तरह से दो क्वांटिटी होती है हमारे पास फिजिक्स में, इसका ऐसा यूनिट एंगल, प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन है, और सॉलिड एंगल का क्या है? स्टेरेडियन। ये यूनिट, हाँ यूनिट तो है इनका, लेकिन ये दे आर डायमेंशनलेस, राइट? Yes, sir. ठीक है। सो क्वांटिटी विथ यूनिट बट डायमेंशनलेस, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है भाई? यस सर। हाँ, तो ये दो स्पेशल क्वांटिटी, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ सर। हाँ जी सर। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बताओ मुझे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल? उसका फॉर्मूला क्या है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल? सर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग ऐसे बोले तो न्यूटन पर कूलम होता है। क्वेश्चन लिख लो जरा, क्वेश्चन लिख लो, अगली क्लास में मैं यही डिस्कस करूंगा, तुम तब तक सोचना थोड़ा, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल एंड आल्सो इट्स डायमेंशन? ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल एंड आल्सो इट्स डायमेंशन। यानी दो बातें बतानी है आपको। क्या बताना है? एक बताना है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है पर यूनिट सॉलिड एंगल, दूसरा क्या बताना है? डायमेंशन। डायमेंशन, ठीक है। चलो ठीक है भाई, चलिए भाई। थैंक यू। सर हाँ सर जब हम ये फ्लक्स से जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तब इसमें तो cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा तो डायमेंशनलेस होता है ना, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। cos एक्सपोनेंशियल पावर सब डायमेंशनलेस हो जाता है। यस सर, तो इसमें थीटा हम जो है स्टेरेडियन में मेजर करेंगे। cos के अंदर थीटा तो डायमेंशनलेस है, cos थीटा तो डायमेंशनलेस है। हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ पे जो नीचे जो सॉलिड एंगल